topic town planning scheme. So let me introduce this subject, this topic. It has 6 to 7 marks weightage, which means 12 से 14 marks, and it is too much for your exam and competition point of view. So let's start town planning scheme. Town planning scheme is a planning scheme which is executed by planning authority with the consent of state government. ओके, ओवरऑल इसका मालिक स्टेट गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूट होता है प्लानिंग अथॉरिटी के द्वारा और ज़मीन होती है आप लोग की। ठीक है, उसके बाद में है टाउन प्लानिंग स्कीम का पर्पस क्या होता है। इट इज़ टू प्रमोट हेल्थी एनवायरनमेंट एंड एटमॉस्फेयर एंड सेकंड वन इज़ दैट कि टू अवॉइड इंक्रोचमेंट, अंडरस्टैंड। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देख लो। उसके बाद में है इसका 4 पार्ट में डिवाइड कर दो इसको, ब्यूटी, कन्वीनियंस, एनवायरनमेंट एंड हेल्थ। इसे ये तो आपको पता है। उसके बाद में 2 कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज़ होते हैं। महाराष्ट्र में तो नॉर्मली एक ही यूज़ होता है, एक होता है लैंड पूलिंग और एक होता है लैंड रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लैंड पूलिंग में क्या होता है, लैंड पूलिंग में सारी ज़मीन जो होती है स्टेट गवर्नमेंट फॉर सम काइंड ऑफ स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड वो अपने नाम पे कर लेती है। मतलब उनका पावर अपने पास रख लेती है। ठीक है, और उसको कलेक्टिवली डेवलप करके उसको बाद में फिर उनके मतलब ओरिजिनल ओनर्स के नाम पे वापस कर देती है। तो इसको शॉर्टली हम लोग डिफाइन वे में चलते हैं। ठीक है, लैंड पूलिंग इज़ एन एक्टिविटी वेयर अ ग्रुप ऑफ लैंड ओनर हैंड ओवर्स देयर लैंड पार्सल टू द गवर्नमेंट कलेक्टिवली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। वंस डेवलपमेंट इज डन, it is handed over to the original owners after deducting some portion of the cost for the same. And the second one is that land reconstitution, which is used in Maharashtra. It is regularly arrangement imposed on landowners that is designed to facilitate the development of the land, but which require owners to contribute land and cash. मतलब इसमें क्या होता है, लैंड अपने मीन्स ओरिजिनल ओनर के पास सेपरेट ओनरशिप में रहती है एंड उसकी पार्शियल रिकवरी बेटरमेंट टैक्स के टू वो लोग रिकवर करते हैं। मतलब समझ लो इसमें ज़मीन नाम पे ट्रांसफ़र नहीं होती है और जो भी होता है प्लानिंग अथॉरिटी डिसाइड करती है किस प्लॉट को किस तरह से डिवाइड किया जाए और किस तरह से वो लोग फिर अपना निगोशिएशन कर लेते हैं। मतलब रिकॉन्स्टिट्यूट करने के बाद में उसका चार्ज बढ़ जाता है, सारी चीज़ें आती है। मतलब मेनली ब्रॉडली ये ध्यान में रखो, इट इज़ अ लैंड रिकॉन्स्टिट्यूशन टेक्निक एंड इट इज़ लैंड पुलिंग में नाम पे ज़मीन ट्रांसफ़र हो जाती है। बस 2 ही चीज़ें होती हैं। ओके, नाउ सेक्शन 59 से स्टार्ट करते हैं। मेकिंग ऑफ टाउन प्लानिंग स्कीम। प्लानिंग अथॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग प्रपोजल इन द फाइनल डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, मेनली क्या होता है, जो फाइनल डेवलपमेंट प्लान में क्या होता है, एक स्पेसिफिकली हर एरिया को एक स्पेसिफिकली डेवलप करने का ऐसा बोला गया होता है। तो उसको एक स्पेसिफिकली प्रॉपर अरेंज वे में डेवलप करने के लिए टाउन प्लानिंग स्कीम मतलब प्लानिंग अथॉरिटी टाउन प्लानिंग स्कीम को लेके आती है। ठीक है, और एक जो डेवलपमेंट प्लान में होता है एक से ज़्यादा भी वो टाउन प्लानिंग स्कीम हो सकती है। नाउ टाउन प्लानिंग स्कीम में क्या क्या होता है देखते हैं आगे। टाउन प्लानिंग स्कीम में मेक प्रोविजन फॉर द एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। वो मैटर्स कौन से लेइंग आउट और रिलेइंग आउट टू लैंड आइदर वैकेंट और ऑलरेडी बिल्ड अप अपॉन मतलब कहाँ पे हम लोग TPS सेटअप कर सकते हैं। लेइंग आउट और रिलेइंग आउट ऑफ लैंड पे किसी लैंड को फीलिंग करके वहाँ पे अच्छा ज़मीन बना के उसके बाद में टाउन प्लानिंग स्कीम में क्या हो सकता है, और लेआउट ऑफ द न्यू स्ट्रीट उसके अंदर आ सकता है। कंस्ट्रक्शन एंड अल्ट्रेशन ऑफ द रिमूवल ऑफ द बिल्डिंग ब्रिजेस, अगर किसी को कोई ब्रिज डालना होगा, कोई ब्रिज निकालना होगा तो। फॉर ड्रेनेज इंक्लूसिव ऑफ द सीवरेज सब सर्फेस ड्रेनेज। इट इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मीन्स इट इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू जस्ट गो ओवर थ्रू इट कि आपको पता चले कि इसमें क्या क्या होता है। ओके, द प्रिजर्वेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल और नेचुरल इंटरेस्ट, नेचुरल ब्यूटी। मतलब एक किसी TPS को डेवलप करना है तो हम लोग को क्या क्या चीज़ें प्रिजर्व करनी पड़ेगी, किस तरह से एक प्लान वे में डेवलपमेंट करना पड़ेगा, दैट इज़ ब्रॉडली इन दैट पॉइंट। ओके, अब नेक्स्ट फॉर 9 पॉइंट में देखो, फॉर द सस्पेंशन एज फार एज मे बी नेसेसरी फॉर द प्रॉपर कैरिंग आउट द स्कीम एनी रूल बाय लॉ। मतलब अगर इसको प्रॉपरली कैरी आउट करना है तो प्रॉपर लॉ से सारी चीज़ें नहीं हो सकती है, तो प्लानिंग अथॉरिटी अपने हिसाब से अपने लॉ डिसाइड कर लेती है ताकि वो
TPS को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट 60 नंबर, पावर ऑफ प्लानिंग अथॉरिटी टू रिजॉल्व ऑन डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन टू मेक अ स्कीम। इसमें इतना याद रख लो, नॉट लेटर देन 30 days दे मस्ट हैव टू पब्लिश। समझ लो इतना चीज़ कि डिक्लेरेशन का इंटेंशन उन्होंने देने के बाद 30 days में उस चीज़ को उनको पब्लिश करना है। इतना ही याद रखना पड़ेगा। आफ्टर मतलब वो एक डिक्लेरेशन करेंगे इंटेंशन का कि हम लोग TPS बना रहे हैं, और उसके 30 days के अंदर उनको वो पब्लिश करना है ऑफिशियल गैजेट में। ठीक है। एंड सेंड 1 copy टू स्टेट गवर्नमेंट, सेंड 1 copy टू डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग, एंड 1 copy इज़ अवेलेबल टू द ऑफिस ऑफ प्लानिंग अथॉरिटी। इसमें ब्रॉडली ये सब चीज़ें लिखते चलो कि नॉर्मली इंटेंशन डिक्लेयर करने के 30 दिन के अंदर दे हैव टू पब्लिश इट। ओके, नाउ 60 नंबर का पॉइंट में इतना ही है। ओके, नाउ 61, मेकिंग एंड पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट स्कीम नॉट लेटर देन 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन करने के बाद, इंटेंशन डिक्लेयर करने के बाद 9 month के अंदर दे हैव टू prepare a draft scheme, okay, and publish notice in the official gazette. If they have to take a extra time for 3 months from state government, मतलब 9 month ये और 3 month का एक्स्ट्रा टाइम, अगर इसमें भी नहीं कर पाए तो स्टेट गवर्नमेंट एक ऑफिसर को अपॉइंटमेंट करेगी। जिस दिन से उस ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होगा वहाँ से वो 9 month के अंदर एक स्कीम बनाएगा, उसको भी 3 month का एक्सटेंशन दिया जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले प्लानिंग अथॉरिटी करेगी और उसको 3 month का एक्सटेंशन पीरियड देना, पहले 9 month का टाइम तो देना है, दोनों को देना है, 3 month का एक्सटेंशन टाइम दिया जाएगा। ठीक है। तो किस चीज़ के लिए है? टू मेक अ ड्राफ्ट स्कीम, और किस दिन के बाद? फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। ओके, तो ब्रॉडली लिखते चलो इस चीज़ को, सो बाद में ये चीज़ में काम में आएगी। ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 62, इंक्लूजन ऑफ एडिशनल एरिया इन ड्राफ्ट स्कीम। अगर किसी मतलब एक बार आपने पब्लिश ड्राफ्ट के अपना ड्राफ्ट TPS पब्लिश हो गया है, ठीक है, उसके बाद में भी अगर किसी चीज़ अगर प्लानिंग अथॉरिटी को लगता है कि किसी एरिया को ऐड करना चाहिए, तो वो पूरी चीज़ें जो होती है ना वही फॉलो करेगी। उसको मतलब सबसे पहले किसी एरिया को ऐड करना है तो उसको ऐड करेगी, उसको बोलना, उसके बाद में उसको पब्लिश करेगी ऑफिशियल गैजेट में, न्यूज़पेपर में। ठीक है। उसके बाद में सारी प्रोसेस जैसे पिछले वन ने की है वही चलेगी। ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 63, पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू रिक्वायर प्लानिंग अथॉरिटी टू मेक अ स्कीम। ठीक है। तो इसमें यही है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट, स्टेट गवर्नमेंट में रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्लानिंग अथॉरिटी आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी। अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ पे TPS डालने चाहिए तो अथॉरिटी को बोलेंगे कि आप लोग यहाँ पे डालो। ठीक है। और प्लानिंग अथॉरिटी 3 month के अंदर अपना इंटेंशन भी नहीं पब्लिश कर पाई। ठीक है। प्लानिंग अथॉरिटी 3 month के अंदर दे आर नॉट एबल टू मेक एन इंटेंशन फॉर TPS, देन स्टेट गवर्नमेंट में अप्लाई में कंसल्ट फॉर ऑफिसर। ठीक है। तो इसको याद रखो इसी टाइप से कि डिक्लेरेशन अगर स्टेट गवर्नमेंट ने बोला तो उनको 3 month के अंदर अपना डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन पब्लिश करना पड़ेगा। दैट्स इट। नाउ पॉइंट नंबर 64। पॉइंट नंबर 64 में क्या है? कंटेंट्स ऑफ ड्राफ्ट TPS। अब ड्राफ्ट TPS में क्या क्या होगा? ठीक है। तो उसमें वही होगा कि ओनरशिप मतलब किस ओनर के कितने प्लॉट इसके अंदर आ रहे हैं, क्या क्या रिजर्वेशन में आ रहा है, कितना एस्टिमेट आ रहा है, कितना ज़मीन ऑलरेडी वैकेंट है, कितने पे बिल्डअप हो रहा है, कितना रिक्लेमेशन ऑफ लो लेइंग लैंड हो रहा है। ठीक है। स्वैम्पी लैंड में कितना यूज़ कर रहे हो तुम लोग, उसके बाद में कितना मतलब इसमें 10% तो ये होता है LIG और EWS के रिजर्व होता है, एंड 40% इट इज़ रिजर्व फॉर वही उनके लिए फॉर पार्क्स, ROS
रिक्रिएशनल ओपन स्पेस के लिए रिजर्व होता है। तो दो चीज़ें याद रखो, 10% फॉर AWS एंड LIG एंड रिमेनिंग इज़ 40% फॉर ROS, रिक्रिएशनल ओपन स्पेस। इसमें दिया है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दिया है 65 नंबर का पॉइंट, देखो, रिकॉन्स्टिट्यूटेड प्लॉट। रिकॉन्स्टिट्यूटेड प्लॉट मतलब क्या होता है? इन द ड्राफ्ट स्कीम द साइज एंड शेप ऑफ एवरी रिकॉन्स्टिट्यूटेड प्लॉट शैल बी डिटरमाइंड सो फार एज मे बी रेंडर सुटेबल फॉर बिल्डिंग पर्पस। मतलब बिल्डिंग पर्पस से जैसे सुटेबल रहेगा उस टाइप से वो अपना प्लॉट का साइज एंड शेप डिसाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद में दिया है कि उन लोगों ने टू फॉर्म ए फाइनल प्लॉट बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ओरिजिनल प्लॉट बाय अल्ट्रेशन ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द ओरिजिनल प्लॉट। रिकॉन्स्टिट्यूटेड प्लॉट को अगर बनाना है तो वो किसी ओरिजिनल प्लॉट की बाउंड्रीज में अल्टर कर सकते हैं, ठीक है। किसी दो एडजॉइनिंग लैंड को जोड़ के भी उसको फाइनल प्लॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। टू प्रोवाइड विद द कंसेंट ऑफ द ओनर टू और मोर ओरिजिनल प्लॉट्स ईच ऑफ विच इज हेल्ड इन ओनरशिप इन सेवरली और जॉइंट ओनरशिप शॉल आफ्टर विथ और विदाउट अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज बी हेल्ड इन ओनरशिप इन कॉमन एज ए फाइनल प्लॉट। मतलब किसी के डिफरेंट प्लॉट्स अगर होंगे तो उसको एक सिंगल कॉमन प्लॉट में वो लोग कंबाइन कर देंगे। टू अलॉट फाइनल प्लॉट टू एनी ओनर डिस्पोज ऑफ लैंड इन फर्दरेंस ऑफ स्कीम। टू अलॉट फाइनल प्लॉट मतलब किसी को बाहर भी निकाल सकते हैं वो लोग। मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी को प्लॉट ही ना मिले, पैसे दे के निकाल दे। उसके बाद में ई पॉइंट में है टू ट्रांसफ़र ऑफ एन ओरिजिनल प्लॉट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसमें अटॉर्निंग होता है, कोई अगर अब्रॉड में स्टे कर रहा होगा तो किसी का कोई एक पावर दे देगा, तो TPS में बार बार जाना पड़ता है साइन वाइन करने के लिए, तो वो बंदा उसकी जगह पे कर सकता है, ठीक है। कंपेंसेशन फॉर डिसकंटिन्यूएंस ऑफ यूज़। अब इसको एक शॉर्ट लिमिट आपको दे देता हूँ कि अगर आपके खेत में अगर वेल होगी एंड यू आर अनेबल टू यूज़ दैट वेल, अंडरस्टैंड, कुएँ को आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो उस चीज़ के लिए आपका कुआँ तो था पर आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए जो कंपेंसेशन होगा तो उसी को बोलते हैं कंपेंसेशन फॉर डिसकंटिन्यूएंस ऑफ यूज़। इसमें इतना ब्रॉडली जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं ओवरऑल समझा दिया हूँ। नाउ पॉइंट नंबर 67, ऑब्जेक्शन टू ड्राफ्ट स्कीम टू बी कंसिडर। अगर ड्राफ्ट स्कीम के लिए ऑब्जेक्शन जो होगा ना, फ्रॉम 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ द ड्राफ्ट स्कीम। जिस दिन से नोटिस पब्लिश हो जाएगी रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ द ड्राफ्ट स्कीम, उस दिन के अंदर से 30 दिन के अंदर द प्लानिंग अथॉरिटी और द ऑफिसर जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने रखा है, दे विल हियर द ऑब्जेक्शंस एंड मॉडिफिकेशन करेंगे या फिर अपने पास रखेंगे, क्योंकि उनको बाद में वो स्टेट गवर्नमेंट को सेंड भी करना होता है, ठीक है। तो यू हैव टू मार्क दिस कि 30 दिन के अंदर, ठीक है, फ्रॉम पब्लिकेशन ऑफ नोटिस रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ द ड्राफ्ट स्कीम। नाउ 68 नंबर, पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू सैंक्शन ड्राफ्ट स्कीम। स्टेट गवर्नमेंट 3 मंथ के अंदर उसको सैंक्शन करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट में, बिकॉज उसको देखो, जब लोग ये PA वाले बनाएंगे, PA ऑफिसर जो भी बनाएगा वो 3 मंथ के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को भेजेगा, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट विद इन 3 मंथ दे हैव टू सैंक्शन इट, ठीक है। सैंक्शन करो, रिजेक्ट करो, सैंक्शन करेंगे तो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करना पड़ेगा 3 मंथ के अंदर, ठीक है। और जो PA जो क्या करेंगे, PA और स्टेट ऑफिसर जो भी उनके पास में ऑब्जेक्शन आएंगे 30 दिन के अंदर उसको स्टेट गवर्नमेंट को भेजेंगे। स्टेट गवर्नमेंट को क्या भेज के उनको देखो, इसमें एक चीज़ है कि ऑब्जेक्शन सजेशंस के लिए कितना टाइम दिया है, 30 दिन का। तो ONS जो होगा ऑब्जेक्शन सजेशंस 30 दिन के अंदर वो सुनेंगे वो लोग, और सुन के जो भी रहेगा सारा स्टेट गवर्नमेंट को उन लोग को 30 दिन के अंदर भेजना है, ठीक है। विद ऑल द ऑब्जेक्शन सजेशंस की लिस्ट होगी वो पूरी चीज़ें, ठीक है। और प्लानिंग अथॉरिटी और स्टेट गवर्नमेंट को भेजने के बाद स्टेट गवर्नमेंट को भी उस चीज़ को 3 मंथ के अंदर सैंक्शन करना है, ठीक है। On receiving such application, after making such inquiry as it may think fit, consultation with the director of town planning, state government may not later than 3 months from the date of submission। वो लोग स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, आइदर सैंक्शन करेगी, आइदर रिजेक्ट करेगी, और विथ मॉडिफिकेशन सैंक्शन करेगी 3 मंथ के अंदर, नॉट मोर देन 3 मंथ। यू हैव टू रिमेंबर दैट। ऑब्जेक्शन सजेशंस के लिए 1 मंथ, ठीक है।
पीए या ऑफिसर को स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करने के लिए 3 मंथ और स्टेट गवर्नमेंट को उस चीज़ को सैंक्शन करने के लिए 3 मंथ। यू हैव टू रिमेंबर दैट स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग से कंसल्ट करती है सिर्फ। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 69, restriction on use and development of land after declaration for a town planning scheme. Once the town planning scheme is declared in official gazette, once the declaration of intention to make the same publish in the official gazette, मतलब इंटेंशन वाली बात है, वापस चले जाइए इंटेंशन पे। जिस दिन से इंटेंशन डेवलप हुआ है उस दिन के आप कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सब कंस्ट्रक्शन के लिए आपको पीए की या स्टेट ऑफिसर की परमिशन लेनी पड़ेगी इन राइटिंग में, ठीक है। अब सपोज़ अगर आपको परमिशन चाहिए और आप पीए को अप्लाई करते हो और 60 फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट, जिस दिन से आपने अप्लाई किया उसके 60 डेज़ के अंदर अगर कोई रिप्लाई नहीं आता है तो इट हैव टू, मतलब आप समझ लीजिए कि परमिशन मिल गई है, ठीक है। तो 60 डेज़ वाला इसमें याद रखना है आपको, बाकी तो इसमें इतना कुछ नहीं है। उसके बाद में 70 नंबर का हम लोग पॉइंट लिखते हैं, पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू सस्पेंड रूल बाय लॉ एक्सेट्रा। अब टीपीएस उन लोग को बनाना है तो हर चीज़ें रूल में रह के तो वो लोग नहीं बना सकते हैं, इसलिए उनको कुछ रूल तोड़ने पड़ेंगे। तो उनको उस चीज़ का अथॉरिटी होता है कि वो कुछ रूल को तोड़ मरोड़ के फिर अपने फेवर में यूज़ करवा के कर सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली दे आर द गवर्नमेंट एंड दे हैज़ द पावर, ठीक है। नाउ 71 नंबर डिस्प्यूटेड ओनरशिप। इसमें इतना याद रखो, जो भी चीज़ डिस्प्यूटेड ओनरशिप में होंगी उसको टीपीएस स्टार्ट होने से पहले ही बाहर निकाल दिया जाएगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म में वो चीज़ें टीपीएस को इफेक्ट करेगी, क्योंकि कोर्ट में केस चलेगा तो वो चीज़ें ईजीली हो नहीं पाएगी। नाउ इतना यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं। आर्बिट्रेटर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं, बिकॉज वीडियो लेंदी हो जाएगा। आर्बिट्रेटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, प्रिलिमिनरी और फाइनल स्कीम में। प्रिलिमिनरी और प्राइमरी स्कीम में वो किस तरह से करता है और कैसे करता है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो दैट स्टे ट्यून एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच।